हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज द चैप्टर ऑफ बैंकिंग। हमारे आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मनी बैंकिंग मिला करके 8 मार्क्स के आएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है उसे इस कंट्री का एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। एपेक्स मतलब राइट एट द टॉप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे कंट्री का, दैट इज सेंट्रल बैंक। ठीक है। देश में जितने भी करेंसी इशू हो रहे हैं, आपके पास जो भी नोट्स है 500 200 100 जितने भी नोट्स है हमारे पास, वो सारे नोट्स इशू करना, वो सारे नोट्स प्रिंटिंग करना, वो सेंट्रल बैंक का काम है। और हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है उसे हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो मेनी कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक्स। ठीक है। जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक उनका सेंट्रल बैंक है। ठीक है। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड उनका सेंट्रल बैंक है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये मैच का रेफरी है, ये मैच में प्लेयर नहीं है, ये मैच का रेफरी है। ठीक है। तो ये कंट्रोलर है पूरे सिस्टम का। ये खुद एक प्लेयर की तरह खेलता नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल करता है। तो दैट इज द जॉब ऑफ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स ऑन द अदर हैंड, जो आपको रोड में दिखते होंगे उनके ब्रांचेस, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। ये लोग बेसिकली अर्निंग प्रॉफिट के लिए है, ये लोग बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और किसी और को लोन में देते हैं। ठीक है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड दे गिव लोन्स टू अदर्स। ठीक है। तो ये इनका काम है। ये लोग कोई नोट्स इशू नहीं कर सकते, ये लोग प्रिंटिंग मनी नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है। दे क्रिएट क्रेडिट मनी। कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सब कुछ जरूरी नहीं है कि आपको पहले 2 मिनट में समझ लेना है। आगे हम लोग देखेंगे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो वो हम लोग देखेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि हमारे देश में कितने तरीके के बैंक्स होते हैं। तो दो मेजर क्लास है, वन इज द कंट्रोलर, अदर आर कमर्शियल बैंक्स विच आर द पीपल्स बैंक, जिनसे लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। आइए कमर्शियल बैंक्स यानी ये एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। इनका मेनली दो फंक्शंस होता है। मेनली और भी फंक्शंस होते हैं, बट मेनली दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग डिपॉजिट। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कैन बी देयर? तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिखा है। ठीक है। वैसे मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, बट वो थोड़ा डिटेल में है, आंसर फॉर्मेट में है। ये थोड़ा लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, लर्निंग बिकम्स इजी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अभी समझने में फोकस करना, स्क्रीनशॉट एंड ऑल वो सब बाद में करना। पहले आप समझिए, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं। करंट अकाउंट पहली बात कौन खुलवाता है? द बिजनेसमैन। जितने भी बिजनेसेस होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। करंट अकाउंट में क्या खास बात है कि आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। आपको जब जरूरत पड़ेगा बैंक आपको वो पैसा विड्रॉ करने को अलाउ करेगी। यू कैन विड्रॉ फुल अमाउंट, विड्रॉ कर सकते हो। यू कैन विड्रॉ फुल अमाउंट प्लस नंबर 3, ये देखो, ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब जितने बैंक बैलेंस है उससे एक्स्ट्रा भी विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे बैंक में 1 लाख रुपीज थे, बट हमें विड्रॉ करना है 1,20,000। इज इट पॉसिबल? यस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इनको मिलती है, क्योंकि बिजनेस है ना, तो बिजनेस को ये सब थोड़ा बहुत तो सपोर्ट बैंक से मिलना चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं, वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे बैंक को। एंड बिकॉज बैंक आपके मनी से कोई बिजनेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो आपने जमा कराया है 1 लाख और आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो आपके पैसे को तो बैंक किसी को लोन में नहीं दे पाएगी ना। आप तो ओवरड्रॉ भी कर सकते हो। तो बैंक्स कांट गिव योर मनी टू एनीवन एल्स। बैंक आपके पैसे से बिजनेस नहीं कर पाएगी एंड देयरफॉर दे डोंट गिव यू एनी इंटरेस्ट। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं ना, वही बहुत है। तो इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता इसमें। हाँ, बट आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपको पूरे पैसे विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिलती है। तो फैसिलिटीज है बहुत सारे, लेकिन इंटरेस्ट जीरो है। आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 2। सो 1 हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 2 है सेविंग्स अकाउंट। कौन खुलवाता है? हाउस होल्ड अपने मम्मी पापा का देखना, उनका कौन सा अकाउंट है बैंक में। अगर वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन नहीं है तो उनका सेविंग्स अकाउंट होगा। ठीक है। घर वाले जो खुलवा के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स अकाउंट। तो लोग जो कमाते हैं, नौकरी करते हैं या कहीं से भी पैसे कमाते हैं बिजनेस करके, छोटा मोटा जो उनका सेविंग्स होता है, उस सेविंग्स को वो लोग डालते हैं सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है। तो इसमें ना विड्रॉ कर सकते हो, अलाउड है, बट थोड़े रेस्ट्रिक्शन है। जैसे हर बैंक का अपना अलग अलग रूल होता है। कुछ बैंक्स बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस 5,000 का रखना पड़ेगा, यानी 5,000 से आपका बैलेंस लो नहीं हो सकता।
कुछ बैंक्स बोलते हैं कि एक दिन में 25,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो अलग अलग बैंक्स का अलग अलग रूल है। अलाउड है, यू कैन विड्रॉ, इट इज योर मनी, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। और आपके पैसे से बैंक बिजनेस कर सकता है, देयरफॉर दे अलाउ यू सम इंटरेस्ट, 2-3% इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द बैंक्स का है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स का है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मैंने जनरल रेट दिया है, ठीक है। तो 2 to 3%, 2.5%, 2.7% ऐसा ऐसा रेट भी होते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कोई बिजनेस नहीं हो, आप एक हाउस होल्ड हो, तो आप सिंपली अपना पैसा रखिए, आपको विड्रॉ करना है तो कीजिए, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, आप पूरा विड्रॉ नहीं कर सकते। आप दिन में भी एक लिमिट है कितना विड्रॉ कर सकते हो, और इसके लिए आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा क्योंकि बैंक आपके पैसे को यूज करेगी किसी और को लोन में देने के लिए। इंटरेस्ट रेट जनरल मैंने लिखा है, थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है। नंबर 3 एंड नंबर 4 जो है वो थोड़े सेम टाइप के हैं, ठीक है। नंबर 3 एंड नंबर 4, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट होते हैं जो एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में जमा कर दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो 5 इयर्स, तो आपने 5 इयर्स के लिए ये डिपॉजिट करवाया। अब आप 5 इयर्स तक, मैच्योरिटी तक इस पैसे को नहीं निकाल पाओगे, नॉट अलाउड टिल मैच्योरिटी, नॉट अलाउड टिल मैच्योरिटी। सर अगर मुझे बहुत जरूरत है तो वो भी नहीं निकाल सकते क्या? रियलिटी में निकाल सकते हो, बट आपका पेनल्टी कट जाएगा, ठीक है। मतलब आप बैंक आपसे काफी हैवी चार्जेस ले लेगा। जैसे आपका 1 लाख रुपीज है और आप टाइम से पहले निकाल रहे हो, तो ठीक है, पैसा आपका है तो निकालने देगा बैंक, लेकिन बैंक आपको पूरा 1 लाख नहीं देगा। बैंक आपसे हो सकता है 5-6 हजार रुपए पेनल्टी काट ले, ठीक है। तो रियलिटी में विथ पेनल्टी इट इज अलाउड, बट थ्योरेटिकली जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट अलाउड टिल मेच्योरिटी, ठीक है, नॉट अलाउड टिल मेच्योरिटी। और दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? फिक्स डिपॉजिट जो है, इसमें आपको पैसे वन टाइम में डिपॉजिट करने पड़ते हैं, यानी अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो तो जस्ट गो एंड डिपॉजिट 1 लाख रुपीज। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट में आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद, यानी सपोज हर महीने आप 5,000 रुपए जमा कर रहे हो, तो आपको ऐसे 20 मंथ्स तक करना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 लाख रुपए जमा होगा। तो रेकरिंग डिपॉजिट में यू डोंट डिपॉजिट एट वंस, यू डिपॉजिट एट रेगुलर इंटरवल। तो इसीलिए ना वो थोड़े गरीब लोगों के लिए होता है, इट इज फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द हाउस होल्ड। और फिक्स डिपॉजिट कोई भी करवा सकता है, ठीक है। बट रेकरिंग डिपॉजिट जिनके पास 1 लाख एक बार में नहीं है, तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट कर करके जमा कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि इसमें इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। नॉर्मली आज के टाइम में एवरी बैंक इज गिविंग 6 to 7% नॉर्मली, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बड़ा सा पोर्शन करा दिया। मेरे जो स्टडी मटेरियल, मैंने जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स लिया है, तो मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, आपको वहीं से पढ़ना है और आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रॉपर आंसर कैसे लिखना वो दिया है, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये बना दिया है। बट ये भी बहुत अच्छी चीज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर वो ले सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, जो हमने बात किया था कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन। तो बैंक ने एक पार्टी से पैसा लिया, अब बैंक इस पैसे का क्या करेगी? किसी और को लोन में देगी और इंटरेस्ट कमाएगी। दिस इज द बिजनेस ऑफ द बैंक, ठीक है। तो लेंडिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द बैंक, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे, कितने टाइप के लोन देते हैं? 4 टाइप्स के लोन देते हैं। ये हमने कॉमर्स में भी किया है, आईएससी कॉमर्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, वहां पे भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। मेरे इको के स्टडी मटेरियल में भी गिवन है, बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में जल्दी से समझा देता हूं, ठीक है। देखो, कैश क्रेडिट और लोन्स दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बैंक आपको पैसे देगी, ठीक है। मनी विल बी सैंक्शन, मनी आपको सैंक्शन किया जाएगा, मतलब मनी आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो सपोज 1 लाख रुपीज आपको दोनों में सैंक्शन हुआ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में आपको 1 लाख रुपीज सैंक्शन हुआ, मतलब आपको अलाउ हुआ, ठीक है। तो आपको दोनों जगह सैंक्शन हुआ, लेकिन आपने क्या किया? यूज कितना किया? ओनली 70,000, ठीक है। आपको जरूरत पड़ा ओनली 70,000, तो आपने यूज किया 70,000। अब बात है कि आप इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे दोगे? इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे दोगे? देखो, कैश क्रेडिट में ना आपकी जो इंटरेस्ट चार्ज होगी, मान लो 10%, तो दैट विल बी चार्ज ऑन यूज्ड अमाउंट, यूज्ड अमाउंट, यानी 70,000 रुपए पे चार्ज होगी। तो आपको इंटरेस्ट 70,000 पे देने होंगे जितना आपने यूज किया। बट अगर आपने आउटराइट लोन लिया है, तो आपकी जो इंटरेस्ट चार्ज होगी वो होगी ऑन द सैंक्शनड अमाउंट, ऑन द सैंक्शनड अमाउंट, ठीक है। यानी कि आपको पूरे 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। ओवरड्राफ्ट मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया जब आपको मैं करंट अकाउंट समझा रहा था, मतलब जितना बैलेंस होता है जब उससे भी ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड ओवरड्रॉ, ठीक है। तो आपका बैलेंस 1 लाख रुपीज था,
बट आपने क्या किया, आपने विड्रॉ किया 1,20,000, तो ये जो 20,000 आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किए हैं, इसको बैंक एज अ लोन ट्रीट करेगी और इसे आपको फिक्स टाइम के बाद बैंक को वापस करना होगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स आपको किसी डेटर से मिलता है, एक बिल मिलता है जिसमें वो प्रॉमिस करके देता है कि वो बाद में पेमेंट करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस बिल को आप बैंक के पास लेके जा सकते हैं। सपोज 10,000 का बिल है, ठीक है, 10,000 का बिल है, तो ये बिल आप बैंक को ले जाकर दे सकते हैं और बैंक को बोल सकते हैं कि यू प्लीज गिव मी मनी, तो बैंक आपको पैसे देगी। बट बैंक आपको पूरे 10,000 नहीं देगी, बैंक डिस्काउंट करके 9,000 रुपीज ही आपको देगी। वो 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा जो है वो बैंक की प्रॉफिट हो गई, वो बैंक ने आपसे चार्ज काट लिया। तो बैंक क्या करती है, आपसे बिल ले लेती है जो भी अमाउंट का है, आपके पास सपोज 10,000 का है, तो बैंक आपसे 10,000 की बिल ले लेगी, उसको डिस्काउंट कर देगी, मतलब उसकी वैल्यू कम कर देगी और आपको 9,000 ही देगी। ठीक है, वो 1,000 क्या हुआ, वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपको अर्जेंटली पैसे चाहिए थे तो आपको अर्जेंटली पैसे मिल गए, थोड़ा तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बट वो जो आपने खोया वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो दीज आर द 4 वेज। इसको कॉमर्स में भी समझाया है और यहाँ पे भी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, और लिखना कैसे है वो मैंने आपको स्टडी मटेरियल में दिया है, तो एक बार के लिए आप यहाँ तक कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट थ्रू चेक्स में। ठीक है, तो बैंक्स आपको चेक के थ्रू पेमेंट करने की फैसिलिटी देती है, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, आपको कैश कहाँ रखा है इसकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आप सिंपली एक पेपर कैरी कर सकते हो जिसमें आप जिसको भी पेमेंट करोगे उसका नाम लिखोगे, कितना पेमेंट करना है वो अमाउंट लिखोगे, नंबर्स में भी अमाउंट लिख दोगे और अपना साइन वाइन करके डेट वेट सब भरकर आपको उस पर्सन को दे देना है। ठीक है, ये चेक नंबर होता है, हर चेक का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो पर्सन जाके अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैंक्स अब आपस में ट्रांजैक्शन कर लेगी, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल प्रोसेस है बैंक का, बैंक अपना वो कर लेगा, आपको कोई पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं है। जितना भी ह्यूज अमाउंट हो, यू डोंट हैव टू कैरी दैट मच अमाउंट, आपको बस एक पेपर कैरी करना है, तो इट मेक्स पेमेंट वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट आता है इसी से मिलता जुलता पॉइंट, वो है फंड्स ट्रांसफर। तो फंड्स ट्रांसफर भी ऑफकोर्स आप चेक से कर सकते हो, देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राफ्ट से भी कर सकते हो, आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट भी निकल गया है। तो बैंक से जब फंड ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ठीक है, किसी भी कारण से करे, एक पेरेंट हो सकता है अपने बेटे को बाहर शहर में बेटा रह रहा है एजुकेशन के लिए, उस पैसा दे सकता है, कोई जॉब कर रहा है वो अपने पेरेंट्स को पैसा भेज सकता है। ठीक है, मैं किसी को बिल पेमेंट कर रहा हूँ उसका पैसा भेज सकता हूँ। ठीक है, सो मनी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, तो पैसा ट्रांसफर करना, फंड ट्रांसफर करना वो बैंक्स के थ्रू हो सकता है, यू डोंट हैव टू फिजिकली गो एंड गिव मनी। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग। नेक्स्ट आता है एजेंसी फंक्शन, जहां बैंक आपका एजेंट की तरह काम करेगा। बैंक आपका एजेंट यानी कि आपके रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा, मतलब काम आपका है बट बैंक कर देगा, इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन, बैंक विल एक्ट लाइक योर एजेंट। ठीक है, तो क्या क्या करेगा, इसमें बहुत सारा चीज है बट आप दो याद करके चल सकते हो। बैंक आपके बदले पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो पेमेंट आपकी आनी है लेकिन आप हो फॉरेन में, तो बैंक आपके बदले कलेक्शन कर लेगा, जो पैसा आएगा वो बैंक कलेक्ट कर लेगा, तो आपको बैंक जाके जमा कराने की जरूरत नहीं है। द पर्सन हु इज सपोज्ड टू गिव यू मनी विल गो एंड डिपॉजिट इट इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा, कलेक्ट भी कर सकता है और आपके लिए पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है, आपके लिए पेमेंट भी कर सकता है, जैसे आप बिजनेस करते हो, आपके अंडर में 5 एम्प्लॉइज है, एवरी मंथ आपको सैलरी देना होता है, आप बैंक को बोल दो भाई एवरी मंथ ट्रांसफर 15,000 टू देयर अकाउंट, तो बैंक एवरी मंथ उनके अकाउंट में 15,000 रुपीज ट्रांसफर कर देगा, तो आपके बदले में बैंक पेमेंट भी कर देगा, तो पेमेंट रिसीव भी कर लेगा और पेमेंट फॉरवर्ड भी कर देगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक कैन यस आपके बदले में शेयर्स एंड ऑल वो सब का ट्रांजैक्शन भी कर सकता है एज एन एजेंट। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कर सकता है आपके बिहाफ में। ठीक है, और एक और पॉइंट देख लेते हैं, बैंक आपके एज एन एग्जीक्यूटर, आप लोग पार्टनरशिप में करते हो ना अकाउंट जिनका है, तो पार्टनरशिप में एक चैप्टर आता है ना डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में याद है आप लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हो। एग्जीक्यूटर कौन होता है, जो इंसान मर जाए तो उसके मरने के बाद उसका काम जो है कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो वो बैंक भी कर सकते हैं। बैंक्स कैन एक्ट एज एन एग्जीक्यूटर, मरने से पहले इंसान को बता के जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत रिच लोग जो होते हैं, तो उनको पता है कि दे हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है ना, तो वो जब मर जाएंगे तो फिर उनका पैसा का क्या होगा, तो लोग तो लड़ेंगे उनके पैसों के लिए, तो वो किसी को एग्जीक्यूटर बना देते हैं कि देख भाई जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरा पैसा तुम इस तरीके से बांट देना।
ठीक है, जब तक मैं हूं तब तक पैसे मेरे पास, जब मैं नहीं रहूंगा तो पैसे आप बांट देना। तो बैंक्स कैन एक्ट एज एन एग्जीक्यूटर ऑल्सो, ठीक है, रिच लोगों के लिए बैंक्स एग्जीक्यूटर भी बनने को तैयार है, ठीक है। तो बैंक्स एक्ट एज एन एजेंट, उसे हम कहते हैं एजेंसी फंक्शन। इसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी होता है। जनरल यूटिलिटी मतलब छोटे मोटे और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बैंक ने आपको लॉकर फैसिलिटी दी, आपके पास ज्वेलरीज है घर पे, बट घर में रखने की जगह नहीं है, या फिर आपका एरिया सेफ नहीं है जहां पे आप रहते हो, चोरी वगैरह होता रहता है, तो फिर आप वो कर सकते हो, बैंक में जाकर के, बैंक में लॉकर फैसिलिटी मिलेगा आपको, तो वहां पे आप जमा कर सकते हो, आपके स्कूल्स वाले क्वेश्चन पेपर वहीं पे जमा कराते हैं, ठीक है। तो बैंक्स लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो इतना है यूटिलिटी फंक्शन। इसके बाद एक क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक बार यहां तक आप कवर करके रखो। सो लेट अस नाउ डिस्कस द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखना मैं कैसे समझा रहा हूं, कैसे फिगर्स की मूवमेंट कहां कहां हो रही है, आप उस पर फोकस कीजिएगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया उसमें आंसर प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है, तो आप उसी तरीके से आंसर प्रेजेंट करके आइएगा एग्जाम में। 6 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको वहां आंसर प्रेजेंटेशन बताया। पीपल हु नीड माई स्टडी मटेरियल कैन गेट एक्सेस टू माई कोर्स, और उस कोर्स से आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे और पूरा कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप पूरा ध्यान यहाँ पे देना और देखना कि हाउ द फिगर्स मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। सबसे पहले आप एक चीज समझना कि हम लोग कुछ अजम्पशन यहाँ पे ले रहे हैं। पहली बात, वी आर टेकिंग मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। जो मैंने हाईलाइट करके दिया आपको बस उतना लिखना है, बाकी जो मैंने वहां लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ येलो में जो हाईलाइटेड है एग्जाम में उतना लिख कर आओगे, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है कि हम लोग एक बैंकिंग सिस्टम में है जहां पे बहुत सारे बैंक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बैंक है। तो वी आर इन अ बैंकिंग सिस्टम जहां पे मल्टीपल बैंक है। दूसरी बात, हम लोग एल आर आर जिसे कहते हैं, कैश सॉरी लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल कैश रिजर्व रेशियो, एल आर आर जिसे कहते हैं, वो 20% है, ठीक है। तो उसे 20% मान के चलना, अभी वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो वो हम 20% मान के चल रहे हैं। जितना येलो में शेडेड है आपको उतना लिखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है। तीसरी बात, आपको प्राइमरी डिपॉजिट 1000 मान के चलना है, मतलब ये टेबल जो है स्टार्ट होगा 1000 से, प्राइमरी डिपॉजिट विल बी 1000। और चौथी बात जो है वो आप टेबल में करते करते समझ जाओगे, तो चौथी बात मैं अभी नहीं समझा रहा, फोर्थ पॉइंट मैं पूरा टेबल समझाने के बाद आपको समझा दूंगा। नाउ अब थोड़ा ध्यान से सुनना, फिगर्स की मूवमेंट कहां कहां हो रही है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि किसी पर्सन ने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, लेट्स कॉल दिस पर्सन मिस्टर ए। तो सपोज मिस्टर ए ने आया बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि एल आर आर लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो 20% है, यानी बैंक्स को क्या करना होगा, बैंक्स को 20% अमाउंट डिडक्ट करने होंगे, और बाकी 80% बैंक लोन में दे सकता है। तो बैंक क्या करेगा, 20% ऑफ वट एवर अमाउंट द बैंक गेट्स उसे वो डिडक्ट कर लेगा। तो 1000 में से 20% इज 200, 200 विल बी डिडक्टेड, और रिमेनिंग जो 800 है वो 80% बैंक किसी और को लोन में दे देगा। तो रिमेनिंग 80% यानी 800 बैंक गेव टू समवन कॉल्ड मिस्टर बी, ठीक है। तो वो मिस्टर बी को चला गया। मिस्टर बी कौन है, कोई बैंक का क्लाइंट है, कस्टमर है जो लोन लेकर गया। अब मिस्टर बी ने वट एवर पर्पज के लिए लोन लिया, सपोज घर बनाने के लिए लोन लिया, या कार खरीदने के लिए लोन लिया, या एजुकेशन लोन लिया, किसी भी पर्पज से लोन लिया, तो वो स्पेंड तो करेगा। तो दैट मनी विल गो टू सम, लेट्स से मिस्टर सी। तो मिस्टर बी ने पैसे स्पेंड किए, लोन के पैसे स्पेंड किए, और वो पैसे चले गए मिस्टर सी के पास। मिस्टर सी ने तो कमाया है, तो मिस्टर सी क्या करेगा, अपने बैंक में लाके पैसा डिपॉजिट करेगा। तो देखो घूम फिर के पैसा जो है वो बैंक में ही आएगा, किसी भी तरीके से आप समझाओ, आपको पैसे को वापस बैंक में ही लाना है। नाउ वंस द मनी कम्स थ्रू मिस्टर सी टू अनदर बैंक, लेट्स से उसका कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक में आया 800। अब कैनरा बैंक सिंस एल आर आर इज 20%, तो वो 20% डिडक्शन करेगा, और रिमेनिंग 80% वो किसी मिस्टर डी को लोन में दे देगा। आप समझ रहे हो फिगर की मूवमेंट कैसे हो रही है।
और यही प्रोसेस फिर रिपीट होगा। मिस्टर डी जाकर के खर्चा करेंगे, लेट्स से किसी मिस्टर ई को, और मिस्टर ई फिर पैसा लाके डिपॉजिट करेगा, फिर पैसा डिपॉजिट हुआ, उसमें से अगेन 20% डिडक्ट, अगेन 80% किसी को लोन में जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा उसकी भी लिमिट है, बट आपको फिर क्या करना है, आपको ऐसे डॉटेड लाइंस बना देने हैं, मतलब कि डैश डैश दे देना, मतलब दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाओगे इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मतलब शुरू में कितने पैसे आए, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, यानी इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 आया था, इंटू 1 बाई लीगल रिजर्व रेशियो आपने कितना पकड़ा है, 20%। दैट्स आवर अजम्पशन, आप 10% भी ले सकते हो, 20% मैंने अजम्पशन किया। तो दिस इज 0.2, ठीक है, 20% मतलब 0.2, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.2 विच विल बी 1000 इंटू 5, 1 डिवाइडेड बाई 0.2 आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, 5 आएगा, ठीक है, और आपका आंसर आएगा 5000। इसका मतलब ये प्रोसेस तब तक चलेगा, ये डॉटेड लाइन तब तक चलेंगे जब तक टोटल डिपॉजिट 5000 ना आ जाए, जब तक पैसा घूम करके 5000 ना हो जाए। अब आप एक चीज नोटिस करना, या शायद आपने नोटिस कर लिया होगा कि ये जो 1000 है, यही एक्चुअल पहला पैसा है जो आरबीआई का प्रिंटेड पैसा है, यही पहला पैसा है जो आरबीआई का बाकी कमर्शियल बैंक्स में है। बाकी क्या हो रहा है, वंस दिस मनी केम, अब यही पैसे को घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे। ये 800 कहां से आया, ये 800 उसी 1000 का तो पार्ट है। ये 640 कहां से आया, ये 640 उसी 800 का तो पार्ट है। तो ये सारे एक ही पैसे घूम घूम के टोटल बैंक में 5000 बन गए। मतलब आप सबको ऐड करोगे, जैसे 1000 प्लस 800 प्लस 640 प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ऐसे कर करके मतलब 1000 भी अगर कोई बंदा बैंक में लेकर आ जाए ना, तो बैंक उसको 5 गुना मल्टीप्लाई कर देता है, बैंक उसको 5 गुना ज्यादा इकोनॉमी में चला देता है। दिस इज क्रेडिट क्रिएशन, दिस इज क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट मनी मतलब लोन मनी, बैंक को बस 1000 दे दो, बैंक उससे 5 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन करवा देगा मार्केट में, इस तरीके से लोन दे देकर। एक पर्सन का लोन, किसी एक पर्सन का मनी किसी और को लोन में दे दिया, फिर वो पैसा घूम कर आया, फिर उस पर उससे किसी और को लोन दे दिया, फिर वो पैसा घूम कर आया, फिर किसी को लोन में दे दिया। सो दैट सेम अमाउंट इज सर्कुलेटिंग बैक एंड फोर्थ विद द बैंकिंग सिस्टम। और 20% तो हर बार डिडक्ट हो रहा है, तो 20% ऑफ 1000, सॉरी 20% ऑफ 5000 इज हाउ मच, 1000। तो 20% यहां हमने देखा ना, 20% कट हो रहा है, तो 5000 का 20% कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब शुरू में जितने पैसे आए थे, शुरू में जितने पैसे आए थे 1000 रुपए, वो पूरे के पूरे डिडक्ट हो चुके हैं। नाउ नो मोर अमाउंट इज लेफ्ट। शुरू में जितने पैसे आए थे, धीरे धीरे 200, 164, 128, समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे करते करते 1000 पूरे डिडक्ट हो चुके हैं। तो अब लोन में देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, तो लोन कितना दिलाया, 80%, यानी 5000 का 80% इज 4000। तो धीरे धीरे करके 4000 मिल गया। तो दिस इज हाउ बैंक्स क्रिएट डिपॉजिट, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर जिन लोगों ने भी हमारे कोर्स को सब्सक्राइब किया है, आई हैव गिवन यू सर्टेन स्टडी मटेरियल, ठीक है। आपको बस वही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, डोंट फॉलो योर बिग इकोनॉमिक्स बुक, कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉलो द नोट्स व्हिच आई एम गिविंग यू, फॉलो द स्टडी मटेरियल, उसमें इसका आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट दैट आंसर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है पास एग्जाम में, वालिका हुआ भी होगा आपको, ठीक है। तो वो आप उसको लर्न, ये वीडियो से समझ गए, अब आपका काम है कि आप उसको लर्न करो, ठीक है। उस प्रेजेंटेशन को देखो, 1-2 बार लिख कर देखो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सब मैंने वहां पे करके दे दिया है, आपको बुक के 3-4 पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको सिर्फ वो प्रेजेंटेशन जो 4-5 पैराग्राफ का मैंने दिया है, ठीक है, उसको आपको प्रेजेंट करना है। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, नीचे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप उसके सोर्स सेक्शन में जाकर के इको का कोर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक की जो लोन गिविंग कैपेसिटी है, बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी है, देखो 80% है। 20% अगर बैंक काट रहा है तो 80% लोन में दे पाएगा। तो ये लोन गिविंग कैपेसिटी 80% का, क्या ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्या ये लिमिट हो सकता है, क्या बैंक को 80% से भी कम लोन देने में फोर्स किया जा सकता है क्या? यस, देयर आर सर्टेन लिमिट।
सो अभी देखो फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आपके बुक में वो है सीआरआर। मैं इसको एलआरआर बोलना पसंद करूंगा, लीगल रिजर्व रेशियो, जो मैंने यहाँ पे बताया था लीगल रिजर्व रेशियो, मुझे वो वर्ड ज्यादा पसंद आता है। सीआरआर आपके बुक में है तो मैंने तो वही लैंग्वेज यूज किया जो आपके बुक में है, ठीक है, आप भी वही लैंग्वेज यूज करना जो आपके बुक में है, बट अभी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, हाउ डज सीआरआर इफेक्ट या अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। देखो, सीआरआर यहाँ पे बोल रहा है बैंक ना दो टाइप का डिडक्शन करती है। पहला पहला डिडक्शन वो जो सेंट्रल बैंक को भेज दिया जाता है, यानी आपके पैसे, जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो ना बैंक में, तो ये बैंक है, जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे 1000 रुपीज, तो बैंक दो टाइप का डिडक्शन करेगी। सबसे पहले बैंक 100 रुपए डिडक्ट करेगी और ये पैसे भेज देगी आरबीआई को। आरबीआई को इसे कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और एक और पैसे डिडक्ट करेगी, लेट्स से अगेन 100 रुपीज, और ये 100 रुपीज बैंक अपने पास रखेगी। दिस इज कॉल्ड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड सेकंड डिडक्शन जो है वो बैंक अपने पास रखती है। तो कुल मिलाकर के दो डिडक्शन हुए। रिमेनिंग जो 800 है वो बैंक लोन में फॉरवर्ड कर सकती है। तो बैंक ने कितने डिडक्शन किए? नंबर 1 डिडक्शन सीआरआर, नंबर 2 डिडक्शन एसएलआर, दो टाइप के डिडक्शन किए। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं एलआरआर। तो एलआरआर इज 100 प्लस 100 विच इज 200, तो 200 का डिडक्शन हुआ। तो अगर ये डिडक्शन ज्यादा होगा, अभी देखो यहाँ पे 20% आपने डिडक्ट किया था ना, 20%, अगर आप 30% डिडक्ट कर लेते तो लोन कम जाता। तो इसीलिए दिस कैन बी वन रेस्ट्रिक्शन, दिस कैन बी वन रेस्ट्रिक्शन। आप थोड़ा सेंटेंस मेरे साथ लिखिएगा। इफ इफ सॉरी इफ द रिजर्व रेशियो इज मोर, मैं तो एलआरआर बोलना पसंद करूंगा, इज मोर, then credit creation will be less, then credit creation will be less। तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, आप वो भी लिख के रखना क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये एडवर्सली इंपैक्ट करेगा। मोर द एलआरआर, लेस विल बी क्रेडिट क्रिएशन। सर एग्जाम में क्या लिखेंगे, एलआरआर लिखेंगे या सीआरआर लिखेंगे? आप वही लिखना जो आपके बुक ने मेंटेन किया है लैंग्वेज, आप बुक वाला लैंग्वेज मेंटेन करो, बट मेरा काम है आपको सही बताना, तो मैं आपको एलआरआर बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। देखो, अगर लोग ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो पैसे तो बैंक में पहुंचेंगे ही नहीं। ये जो 1000 बैंक में आया था, ये जो फर्स्ट वाला, ये जो 1000 बैंक में आया था, फर्स्ट 1000, अगर ये बंदा कैश में ट्रांजैक्शन करता तो ये 1000 तो पहुंचता ही नहीं बैंक में, और ये 1000 नहीं पहुंचता या कम अमाउंट पहुंचता, तो फिर लोन कम जाते। तो लॉट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। इफ पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन तो बैंक में पैसे आएंगे नहीं, और बैंक में पैसे आएंगे नहीं तो फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर। लोग जो गारंटी देते हैं ना बैंक को, बैंक ऐसे फ्री में थोड़ी ना लोन देता है। बैंक बोलता है कि आप प्रॉपर्टी के पेपर्स लाइए, आप ज्वेलरीज लाइए, आप कुछ सिक्योरिटीज दीजिए। तो कैसे सिक्योरिटी ऑफर किए जा रहे हैं, कितने सिक्योरिटीज ऑफर किए जा रहे हैं, इस पे भी लोन डिपेंड करता है। जितना लिक्विडिटी रहेगा आपके सिक्योरिटी में, मतलब जितना बेचना आसान रहेगा आपके सिक्योरिटी को, बैंक उतने ज्यादा लोन दे पाएंगे। अगर आप ऐसे सिक्योरिटीज दे रहे हैं जिनको बेचना इज नॉट इजी, या फिर आप सिक्योरिटी दे ही नहीं पा रहे हो, तो फिर लोन नहीं मिलेगा, तो फिर बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 पॉइंट करके रखना काफी है। बिजनेस कंडीशन, कंट्री की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमी बूम कर रही है, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, तो बैंक उस टाइम लोन देने को रेडी रहते हैं। बट अगर डिप्रेशन फेज चल रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो फिर बैंक उस टाइम लोन देना रिस्क नहीं लेते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन। तो इसके साथ मैंने क्रेडिट क्रिएशन आपको प्रोसेस भी समझाया, पूरे चार्ट के साथ आपको समझाया, टेबल के साथ। ये टेबल आपको बना कर आना है एग्जाम में, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन आप स्टडी मटेरियल में देख लेना मेरा, वैसे ही आपको प्रेजेंट करना, आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है क्या? यस, 4 करके जाना, क्योंकि इको में मैक्सिमम जो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क्स के आएंगे। 6 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट मैक्सिमम लिखने होते हैं। ये 4 करके रखना, 4 के अलावा आपको नहीं पूछेगा। जहां पे सब करना होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस करवाए, जनरल यूटिलिटी भी मैंने आपको बता दिया था। तो जहां पे सब करवाना होता है वहां पे मैं सब करवाता हूँ। जहां पे 4 करने से हो जाएगा वहां पे आप अपना काम करना, ठीक है। 4 ही करना, ठीक है। बाकी जिसको इंटरेस्ट है तो वो करे, आपके पास टाइम है तो आप करो, डेफिनेटली करो, ठीक।
आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो अब आरबीआई के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब तक बातें कमर्शियल बैंक्स के बारे में हो रही थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई या सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जितना मैं बता रहा हूं आप बस उतना करते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन, इट इज द बैंक ऑफ इशू। जो नोट्स होते हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था, इंडिया में जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं वो सारे के सारे इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इट हैज मोनोपोली, इसकी मोनोपोली है, सोल पावर इसी के पास है, ठीक है। एक्सेप्शन है, यस, 1 रुपी नोट का एक्सेप्शन है। 1 रुपी के जो नोट होते हैं, आपने पता नहीं देखा है या नहीं, 1 रुपी के भी नोट होते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट कॉइन्स, जो नोट होते हैं वो नोट्स भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे इशू करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 रुपी नोट, एवरीथिंग एल्स इज इशूड बाय आरबीआई, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस आप एक दो याद कर सकते हो, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी बना रहेगा। आप देखो सारे 500 के नोट एक ही जैसे दिखते हैं, सारे 200 के नोट एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है। बैंक्स पे अगर छोड़ दिया जाता, बाकी कमर्शियल बैंक्स पे आप लोग नोट प्रिंट करो तो जैसे उनके सबके चेक्स अलग अलग दिखते, तो सारे नोट्स भी अलग अलग दिखते। तो वैसे ही एक एक पर्सन को, एक इंस्टीट्यूशन को अथॉरिटी है नोट प्रिंट करने की, इससे यूनिफॉर्मिटी बना रहता है। प्लस यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे कंट्रोल भी बना रहता है। सिंस एक ही अथॉरिटी है जो नोट प्रिंट कर रही है, तो पूरा कंट्रोल उसी के पास रहेगा, देयर इज नो अदर इंटरवेंशंस, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है आपका बैंकर, नंबर 1 फाइनेंशियल एजेंट, नंबर 2 फिजिकल एजेंट, मतलब एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए, जैसे बाकी बैंक्स हमारे लिए जो जो काम करती है, सेम टास्क इज डन बाय द आरबीआई फॉर द गवर्नमेंट। जैसे हम लोग अपना पैसा कहां डिपॉजिट कर सकते हैं? कमर्शियल बैंक्स में। सरकार अपने पैसे आरबीआई में रख सकती है, इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो डिपॉजिट लेना, लोन देना, वो सब ये गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए होते हैं, तो बैंक्स वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, कमीशन लेके बैंक्स वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलरली ये सरकार के फिजिकल एजेंट बन जाते हैं। सरकार की जो डेट्स है, सरकार की जो लोन्स है, उसको ये मैनेज करते हैं, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट, उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करना, तो सरकार का लोन, सरकार के फाइनेंसेस मैनेज करना। जैसे बैंक्स हमारे पेमेंट्स वगैरह ये सब मैनेज करती है, एजेंसी फंक्शन हमने देखा था ना, तो वैसे एजेंसी फंक्शन ये गवर्नमेंट ये करती है। एंड एडवाइजर है गवर्नमेंट का, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर है, इकोनॉमिक पॉलिसी रिगार्डिंग एडवाइजेस, सरकार को कैसी पॉलिसी लानी चाहिए, डेटा जिस बेसिस पे पॉलिसी बनती है, वो डेटा ये लोग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। तो जैसा हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक्स के साथ है, वैसा गवर्नमेंट का रिलेशन आरबीआई के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाकी बैंक्स के साथ क्या रिलेशन है? तो इट इज द बैंकर टू द बैंक्स। हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बट बैंक अपना पैसा कहां रखती है? आरबीआई में। हमें लोन चाहिए होता है, हम लोग कमर्शियल बैंक्स पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होगा, वो कहां जाएंगे? वो आरबीआई के पास जाएंगे। तो जैसा रिलेशन हमारा बैंक के साथ है, वैसा रिलेशन बैंक्स का आरबीआई के साथ है। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब होता है जो एक तरीके से मॉनिटर करना, ठीक है। कस्टडी मतलब अपने पास रखना, उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना। होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हो। देश में जितने भी डॉलर्स आ रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स आता है, तो देश में जितने भी डॉलर्स आ रहे हैं या देश से जितने भी डॉलर्स निकल रहे हैं, वो सब आरबीआई के थ्रू रूट होकर निकल रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल रूटेड थ्रू आरबीआई। ये दे आर ऑल रूटेड थ्रू आरबीआई। तो पैसा आएगा फॉरेन से तो वो भी आरबीआई पास जाएगा, और पैसा निकलेगा भी इंडिया से तो वो आरबीआई के थ्रू जाएगा। तो जो फॉरेन करेंसी है वो, उसका कस्टोडियन आरबीआई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5। देखो अगेन यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। आप 4 करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंडिविजुअली पूछता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअली पूछा हुआ है, जहां जहां पूछा हुआ है मैंने आपको बताया भी है कहां कहां इंडिविजुअली पूछा है। तो वो आपको 4 भी पूछ सकते हो, आपको 2 भी पूछ सकते हो, आपको इंडिविजुअली भी पूछ सकते हो, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी उम्मीद। जब बैंक्स लॉसेस में आ जाते हैं और बैंक्स की बंद होने की टाइम आ जाती है, इतना लॉस हो रहा है कि बैंक अब बंद हो सकता है, तो उस टाइम आरबीआई, जब कोई और पैसा नहीं देगा, तो आरबीआई उस टाइम पैसा देता है और बैंक की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको वहां से निकालता है।
ठीक है। तो आरबीआई को हम लोग लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, मतलब आप सारे हाथ पैर मार के देख लो, जितना प्रॉफिट कर सकते हो करके देख लो, तब भी अगर आपको लॉस हो रहा है, बंद होने की हालत में आ गए हो, तो आरबीआई आपको लास्ट रिजॉर्ट वो है, वो आपको बचा लेगा। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, देखो जैसे बीच में आरबीआई है, ठीक है, ओके, बीच में आरबीआई है, एक तरफ है एक्सिस बैंक, एक तरफ है लेट्स से बंधन बैंक, ठीक है। तो अभी हमने क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में पढ़ा था ना कि कोई भी डिपॉजिट आता है आरबीआई के पास, सॉरी बैंक्स के पास कोई भी डिपॉजिट आता है, कमर्शियल बैंक्स के पास कोई भी पैसा आता है, तो कमर्शियल बैंक सीआरआर के रूप में पैसे आरबीआई के पास रखती है। मान लो 500 रुपए इसने रखा है, वैसे ही दूसरा बैंक भी सीआरआर के फॉर्म में कुछ पैसे रखा होगा, मान लो उसने 700 रुपए रखे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बैंक्स का आपस में भी तो ट्रांजैक्शन होता है, एक बैंक के कस्टमर ने दूसरे बैंक के कस्टमर को जब पैसा भेजा, सपोज मैं एक्सिस बैंक में हूं, आप बंधन बैंक में, मैं अपना पैसा आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो एक्सिस बैंक से पैसा आपके बंधन बैंक में जाएगा। तो इतना जो फिजिकल ट्रांजैक्शन होगा, क्या सच में पैसा एक बैंक से निकल के दूसरे बैंक के ऑफिस में जाएगा क्या? तो आरबीआई बोलता नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, देखो आप लोगों का पैसा, आरबीआई बोलेगी, ये बात कौन बोलेगा, ये बात आरबीआई बोलेगा। आरबीआई बोलेगी कि देखो एक काम करते हैं, आप दोनों का पैसा तो मेरे पास है, एक्सिस बैंक से पैसा निकलेगा, आरबीआई बंधन बैंक में पैसा जाएगा, तो एक काम करते हैं, एक्सिस बैंक से 100 रुपीज कट कर लेते हैं, जो निकलना है उसको कट कर लेते हैं, और ये पैसा जोड़ देते हैं, बंधन बैंक के अकाउंट में जोड़ देते हैं। तो आरबीआई क्या बोलेगी, आरबीआई बोलेगी नो फिजिकल ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड, यू बोथ हैव योर डिपॉजिट विद मी, आई विल टेक 100 फ्रॉम हियर एंड डिपॉजिट 100 देयर, हो जाएगा ट्रांजैक्शन, इतना कोई फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक जर्नल एंट्री से एक का अकाउंट डेबिट, दूसरे का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो नो एक्चुअल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, इसे बोलते हैं क्लियरिंग फंक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं आरबीआई का क्लियरिंग फंक्शन, कि जो ट्रांजैक्शन है उसको क्लियर कर दिया आरबीआई ने। नेक्स्ट कम्स पॉइंट नंबर 7, एंड पॉइंट नंबर 7, अब ये सिंपल सिंपल है बट ये भी पूछता है, ठीक है, आप देख लो, पूछा है डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है आरबीआई का, तो आरबीआई क्या डेवलप करेगा, फाइनेंस सेक्टर से है तो फाइनेंशियल सेक्टर भी डेवलप करेगा। इट विल प्रमोट एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, जितने भी बैंक्स है सब अपने से नहीं खुलते ना, आरबीआई परमिशन देता है, आरबीआई से पूछे बिना वो लोग एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आरबीआई से पूछे बिना वो लोग कोई काम नहीं करते। तो जो भी परमिशन सिस्टम है, जो भी देश में नए बैंक्स खुल रहे हैं, जिन बैंक्स का मर्जर हो रहा है, एक बन जा रहे हैं मल्टीपल बैंक, तो वो सब आरबीआई की हेल्प से हो रहा है। आरबीआई एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क क्रिएट कर रहा है पूरे कंट्री में, तो दैट्स हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट। एंड प्लस जो की एरियाज है एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर, मतलब वो इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अदर सेक्टर्स, तो इन सब सेक्टर्स को लोन अच्छे से प्रोवाइड हो, जहां जरूरत है वहां पैसे मिले, पैसों की अवेलेबिलिटी रहे, तो ये काम आरबीआई करवा रहा है देश में बैंक्स के हेल्प से। आरबीआई, मैंने पहले भी बोला, ये प्लेयर नहीं है, ये रेफरी है, ये कंट्रोल कर रहा है पूरी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी डेटास आते हैं, आज से 5 साल पहले जीडीपी कितनी थी, आज से 10 साल पहले इन्फ्लेशन कितना था, आपको कहां से मिलेगा वो सब डेटा, आरबीआई विल प्रोवाइड दैट डेटा, रैंडमली गूगल पे जाके नहीं देखना, गूगल पे बहुत कुछ फेक डेटास भी होते हैं। जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, एक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के लिए, वी शुड ट्रस्ट दी पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई समय समय पे बहुत सारे डेटा पब्लिश करती है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिकल डेटा, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ कितना था 10 साल पहले, इन्फ्लेशन कितना था 5 साल पहले, तो एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेटा आरबीआई पब्लिश करती है। इससे देश की सरकारों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, जो स्टेट गवर्नमेंट पे है, उनको अपनी पॉलिसी बनाने में हेल्प आती है, ठीक है। और ये रिसर्च करने के लिए भी ये सब काम आता है। सीनियर लेवल पे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट वर्क के लिए इन सब डेटा को यूज करते हैं। तो दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ आरबीआई। फिर हम लोग देखते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। वो जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस था, क्या आरबीआई उसको फास्ट या स्लो कर सकती है? तो वो कर सकती है। तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कैसे कर सकती है, ठीक है। आरबीआई जो है क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को, जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, उस प्रोसेस को आरबीआई कैसे मैनिपुलेट कर सकती है, अब हम लोग वो देखेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर।
तो आइए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले बैंक रेट की बात करते हैं। आज के डेट में वी कॉल इट रेपो रेट, और फिर मैं आपको रिवर्स रेपो भी समझा दूंगा। होता क्या है, देखो, एक तरफ आरबीआई है, एक तरफ कोई कमर्शियल बैंक ले लेते हैं, एक्सिस, एंड एक तरफ पब्लिक। ठीक है, मैं आपको इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूंगा, आप डिफ्लेशन का उल्टा आंसर बोल दीजिएगा। देखो, होता क्या है, आरबीआई पैसे इनको देती है, बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, लेट्स से 5% में बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, एंड बैंक्स गिव एज लोन टू पब्लिक, लेट्स से 7% में। तो आरबीआई से 5% में पैसा उठाएंगे और पब्लिक को 7% में पैसा लोन में दे देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि बैंक्स को 2% का कमाई होगा। अब आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करेगी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल आरबीआई डू, आरबीआई विल इंक्रीज द बैंक रेट या रेपो रेट। आरबीआई बोलेगी देखो 5% में नहीं काम चलेगा, आपको 10% देना पड़ेगा। अब आरबीआई ने तो रेट बढ़ा दिए, 10% कर दिए, तो अब बैंक्स के लिए क्या होगा, बैंक्स के लिए अब डिफिकल्ट हो जाएगा। बैंक्स फिर पब्लिक को बोलेगी देखो भाई हमारा 10% में मिल रहा है, हम लोग 12% चार्ज करेंगे तुमसे। तो अगर बैंक्स के लिए आरबीआई ने रेट बढ़ाया है तो बैंक्स फिर पब्लिक के लिए रेट बढ़ा देगी। पब्लिक के लिए ये लोन काफी महंगा हो जाएगा, पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी, पब्लिक विल गेट डिस्करेज्ड। तो फिर पब्लिक बोलेगी छोड़ो भैया लोन नहीं लेना है, और फिर आप देखोगे इन्फ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, डिमांड विल कम डाउन। अभी क्या है, डिमांड ज्यादा है ना, डिमांड विल कम डाउन। डिफ्लेशन में जस्ट रिवर्स होगा, ठीक है, ये मैंने नोट्स में लिख के दिया है, आप एक बार पढ़ लेना इसको, मैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, डिफ्लेशन में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आइए रिवर्स रेपो समझते हैं। तो मैं वन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आप 12th स्टैंडर्ड में उतना तो कर ही लोगे। देखो, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, एंड पब्लिक है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स, मैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी आपको याद रखना है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तभी तो दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, बैंक्स के पास ऑप्शन है, बैंक चाहे तो अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट रख सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक अपना पैसा कहां रखेगी, आरबीआई के पास। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि वो लोन में दे दे पब्लिक को, लोन में दे दे, सेकंड ऑप्शन। अब बैंक बिजनेस करने बैठा है, जहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहां बैंक जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है, लेट्स से यहाँ पे 5% आरबीआई ऑफर कर रहा है और पब्लिक में भी 5% का ही रेट चल रहा है करेंटली। इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन यानी डिमांड ज्यादा है, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बोलेगी, आरबीआई सारे बैंक्स को बोलेगी कि 5% नहीं, आई विल गिव 8% इंक्रीज रेट से आपको इंटरेस्ट देंगे, आप पैसा हमारे को लाके दो, हम आपको 8% का इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक्स को क्या लगेगा, बैंक्स को लगेगा यार आरबीआई 8% दे रही है तो वहां पैसा दे देते हैं, फिर पब्लिक को लोन देना बंद हो जाएगा। पब्लिक को लोन देना बंद हो जाएगा तो पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी, और पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी तो फिर मार्केट में डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया। डिफ्लेशन में जस्ट उल्टा कर देना है, रेट्स घटा देना है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन में रेट्स बढ़ेंगे, चाहे रेपो हो या रिवर्स रेपो हो, दोनों बढ़ेंगे। डिफ्लेशन में दोनों कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 2, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ना खराब है, मैनेज कर लेना। देखो, एक हो गया आरबीआई, एक हो गया कमर्शियल बैंक, एंड एक हो गया पब्लिक। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, सिक्योरिटीज है, जिसे हम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। तो व्हाट विल आरबीआई डू, मैं इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, यानी डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिफ्लेशन का आप उल्टा मान लेना। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बॉन्ड्स सेल करेगी, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। क्या करेगी, बॉन्ड्स सेल करेगी, एक सर्टिफिकेट आता है, तो आरबीआई सेल करेगी। अच्छा, सेल करेगी तो बैंक्स पैसे आरबीआई को दे देंगे, बैंक्स पैसे आरबीआई को दे देंगे। अच्छा, बैंक्स खरीदेंगे क्यों ये, बाय द वे, आरबीआई सेलिंग, बट व्हाई विल द बैंक बाई,
क्योंकि जब आप ये खरीदते हो, जब आप इसमें लेट्स से 1 लाख रुपीस डालते हो, तो आरबीआई आपको इंटरेस्ट देता है। बैंक्स को तो इंटरेस्ट ही कमाना है, पब्लिक से कमाए या कहीं से भी कमाए, उसको तो इंटरेस्ट में ही इंटरेस्ट है, ठीक है ना। उसको तो इंटरेस्ट में ही इंटरेस्ट है, तो उसको इंटरेस्ट कमाना है। तो आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई इज सेलिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, आरबीआई इज सेलिंग। इससे क्या हो रहा है, सारा मार्केट का पैसा आरबीआई अपने तरफ खींच ले रही है। ये देखो 1 लाख रुपए खींच लिया ना अपने तरफ, 1 लाख रुपए अपने तरफ खींच लिया। पब्लिक को क्या मिला, ठेंगा, पब्लिक को कुछ नहीं मिला। तो पब्लिक में पैसे कमी आ जाएंगे, पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी, और पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगा। हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। डिफ्लेशन में जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे आरबीआई सेलिंग, डिफ्लेशन में आरबीआई विल बी बाइंग, परचेज करेगी। नंबर 3 वी आर टॉकिंग अबाउट सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर वो पैसे होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को भेज देते हैं, एसएलआर वो पैसे होते हैं जो बैंक्स अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कोई पर्सन बैंक्स में पैसा डालता है, लेट्स से 1000 रुपीज, इसमें से आरबीआई को 100 रुपए चले जाते हैं, इसमें से खुद के पास बैंक 100 रुपए रख लेता है, बाकी 800 लोन में चला जाता है, ठीक है ना। तो 1000 रुपीज आए, 1000 रुपीज में से 2 डिडक्शन हुए, सीआरआर ये वाला और एसएलआर ये वाला, और बाकी लोन में चला जाएगा। ये सीन है। तो अब आरबीआई को इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करना है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई कब होती है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो आरबीआई क्या करेगी महंगाई के समय में, लोन्स घटाएगी, बिकॉज पब्लिक भर भर के अगर लोन लेगी तो फिर पब्लिक डिमांड और करेगी। पहले से डिमांड बढ़ा हुआ है, अभी और डिमांड बढ़ जाएगा। आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द लोन, तो लोन डिक्रीज करने का क्या तरीका होगा, यस, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो। 100 की जगह 200 काटो, 100 की जगह 200 काटो, 400 रुपए इधर ही कट गए, तो लोन में कितना जाएगा, 600। कम लोन मिलेगा तो पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी, पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी तो मार्केट में कम डिमांड होगी। तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया, ये तो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। बाकी जो स्टडी मटेरियल है उसमें प्रॉपर आंसर कैसे देना है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर आंसर लिख करके आओगे। बहुत बार ये एग्जाम्स में भी आया, आप देख सकते हैं 2017 में आया है ये क्वेश्चन, 2030 जहां जहां क्वेश्चन आया मैंने आपको बता दिए कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये था क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ठीक है। ये है क्वांटिटेटिव कंट्रोल, 2 टाइप के कंट्रोल होते हैं। ये है क्वांटिटेटिव मेथड, अभी एक क्वालिटेटिव या उसको सिलेक्टिव भी बोलते हैं वो मेथड बचा है, ठीक है। क्वालिटेटिव या इसको सिलेक्टिव भी बोलते हैं, ये अभी बचा है। ओके, तो इसमें सबसे पहला आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। देखो जब कोई हम लोग उधार पे चीज खरीदते हैं ना, लेट्स से एक बहुत बड़ी सी मशीन है और ये मशीन हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहते हैं, तो बेसिकली वी हैव टू पे 2 अमाउंट्स। एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। डाउन पेमेंट जो लेट्स से मशीन 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ तो एक बार में नहीं देंगे, बट लेट्स से 20 लाख हमें एक बार में देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। प्लस आपको इंस्टॉलमेंट्स देना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स देना पड़ेगा, रेगुलर इंस्टॉलमेंट। तो 20 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दिया और उसके बाद मंथली मंथली लेट्स से 5-5 लाख का आप इंस्टॉलमेंट करोगे। अब आरबीआई को अगर लोन कम करवाना है, आरबीआई को अगर डिमांड कम करवाना है, तो आरबीआई क्या एक्शन लेगी, अब सोचो आरबीआई क्या एक्शन लेगी। जब जब आरबीआई को डिमांड कम करना होता है, आरबीआई लोन डिफिकल्ट कर देती है। आरबीआई विल इंक्रीज द डाउन पेमेंट अमाउंट, आरबीआई बोलेगी 20 लाख से काम नहीं चलेगा, कम से कम 40 लाख दो, और इंस्टॉलमेंट का टाइम घटा देगी। इंस्टॉलमेंट का जो टाइम मिलता है ना वो आरबीआई कम कर देगी। आरबीआई बोलेगी 1 साल में नहीं, 6 महीने में पेमेंट करो, पूरा पेमेंट 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो डाउन पेमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा और टाइम फॉर इंस्टॉलमेंट घट जाएगा, इससे लोन डिफिकल्ट हो जाएगा। आरबीआई डिमांड जब एक्सेस होता है तब आरबीआई डिफिकल्ट कर देती है लोन देना, एंड डिफ्लेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा। देन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, सपोज आपको लोन चाहिए एंड लोन चाहिए 1 लाख का, तो आपको ना सिक्योरिटी देना पड़ता है बैंक में। बैंक में फ्री में तो लोन नहीं मिलता, बैंक में जब आप लोन लेने जाओगे बैंक आपसे सिक्योरिटी लेगी। तो वो जो सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। मतलब आपको लेट्स से 1,20,000 का सिक्योरिटी देना पड़ेगा टू गेट अ लोन ऑफ 1 लाख।
यू नीड टू गिव सिक्योरिटीज ऑफ 1,20,000। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है ना 20,000 का, ये जो 20,000 का जो गैप आ रहा है इसको बोलते हैं मार्जिन। अब बताओ आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करेगी? आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम में डिफिकल्ट कर देगी आपका लोन देना। तो डिफिकल्ट कैसे करेगी? ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा। बोलेगे आरबीआई बोलेगे 20,000 से नहीं 50,000, कम से कम 50,000 ज्यादा लाओ। तो लोग बोलेंगे यार छोड़ो, इतना इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं लोन थोड़ी ना लेता। और अगर डिफ्लेशन का टाइम आएगा तो आरबीआई इजी कर देगी लोन देना। आरबीआई बोलेगी अरे 20,000 की क्या बात है, तुम 10,000 एक्स्ट्रा लेकर आओ, हम लोन देंगे। तो शायद ज्यादा लोग आएंगे लोन लेने और फिर डिफ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल में आएगा। बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक बार देख लेना, ठीक है? इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। और देखो कभी कभी ना वो लोग क्वालिटेटिव वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी ना सिलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। समटाइम्स दे विल यूज द वर्ड क्वालिटेटिव, समटाइम्स सिलेक्टिव। तो आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा इसको पढ़ने टाइम, ठीक है? क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है? क्रेडिट रैशनिंग होता है कि लोन के अमाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। जैसे कि सरकार बोलेगी, और सॉरी आरबीआई बोलेगी कि एग्रीकल्चरल लोन है, डोंट गिव इट फॉर मोर देन 1 लाख टू 1%। तो एक लिमिट सेट कर दिया जाएगा, ठीक है? लिमिट लगा दिया जाएगा, लोन पे लिमिट लगा दिया जाएगा कि 1% को 1 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन होता है जब आरबीआई बैंक्स को डायरेक्टिव्स देती है, बैंक्स को लेटर भेजे जाते हैं कि लोन देना बंद कर दो या लोन देना कम कर दो। तो दीज आर बेसिकली डायरेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई। नोटिस चला जाता है बैंक्स को कि आप बहुत ज्यादा लोन दे रहे हैं, थोड़ा कम कर दीजिए। मॉरल सुएजन ये कोई नोटिस तो नहीं है, बट ये एक इनफॉर्मल सजेशन है। बैंक्स की मीटिंग्स होती रहती है, चेयरमैन लोग हर बैंक्स के जो डायरेक्टर्स होते हैं और आरबीआई का जो गवर्नर होता है, बैंक्स के चेयरमैन होते हैं, उन लोगों का मीटिंग होता रहता है। तो मीटिंग में कोई फॉर्मल नोटिस तो नहीं है, बट एक इनफॉर्मल सजेशन दिया जाता है कि देखिए देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा लोन जो है वो कम कर दीजिए। देखो बैंक्स कभी लोन कम नहीं करना चाहेंगे, बैंक्स का तो बिजनेस ही लोन का है, तो वो बिजनेस थोड़ी ना कम करना चाहेंगे। तो आरबीआई इस तरीके से सजेशन देगी कभी, ठीक है? तो रेस्पेक्ट, आउट ऑफ रेस्पेक्ट वो लोग मान लेते हैं, आरबीआई की बात मान लेते हैं, क्योंकि है ना, रेफरी से पंगा थोड़ी लेंगे प्लेयर्स लोग, रेड कार्ड दिखा देगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी इज बेसिकली आरबीआई एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज अबाउट लोन्स। ये यहाँ लिखा है द सेंट्रल बैंक एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट लोन्स पब्लिकली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकता है, वो आरबीआई के गवर्नर का कोई टीवी इंटरव्यू आ सकता है। तो दिस इज पब्लिसिटी। दीज आर क्वालिटेटिव वेज ऑफ कंट्रोलिंग लोन्स। पहला जो हमने किया था, जो मैंने आपको स्लाइड में समझाया था, वो था क्वांटिटेटिव। ठीक है? सो विद दिस बैंकिंग चैप्टर इज आल्सो ओवर।